नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण प्रवेश का जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 7 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट नंबर 7 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, किसके समय पर पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका आपको जवाब देना है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसके समय पर पटवारी का नाम बदलकर आपका कर दिया गया था लेखपाल। तो चौधरी चरण सिंह के समय में। चौधरी चरण सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे कब से कब तक, तो ये हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा 1979 में। कब, तो ये प्रधानमंत्री बने थे लगभग आपकी जुलाई 1979 से ये लगभग 1 वर्ष से कम तक रहे थे। और कब तक, तो आपका मान लीजिए जनवरी, हाँ तो जनवरी 1980 तक जो है ये आपके प्रधानमंत्री रहे थे। बहुत छोटा कार्यकाल इनका था। इनकी जो सरकार थी वह गठबंधन की सरकार थी, बहुत कम समय तक चल पाई थी तथा ये हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा इन्हीं के समय काल में जो आपका पटवारी था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, उसका नाम बदलकर कर दिया गया था लेखपाल। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा हमारे देश में जो चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस होता है आपका 23 दिसंबर का, इसको हम मनाते हैं किसान दिवस के रूप में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, भू राजस्व की वसूली करने वाला क्या होता है, क्या कहते हैं उसको। तो भू राजस्व की वसूली करने वाला होता है अमीन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीन। ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और चकबंदी समिति में कितने सदस्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका जवाब आपको देना है। तो आपकी जो चकबंदी समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें न्यूनतम 5 और अधिकतम 11 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 11 सदस्य आपके होते हैं चकबंदी समिति में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, तहसील दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका जो तहसील दिवस होता है यह कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक महीने के प्रथम व तृतीय शनिवार को। पहले यह प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन हाल ही में 2021 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब यह मंगलवार की जगह शनिवार को मनाया जाता है, प्रत्येक महीने के प्रथम व तृतीय शनिवार को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपकी कब की न्यूज है, तो 13 जुलाई 2021 की न्यूज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी के द्वारा बताया गया था कि अब पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस मनाया जाएगा और दूसरे और चौथे शनिवार को आपका थाना दिवस मनाया जाएगा। तो ये चेंज हो गया है बहुत बड़ा, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। पहले यह मंगलवार को आपका तहसील दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2021 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया, कृषि वर्ष जो है किस तिथि को समाप्त होता है, आपको बताना है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, हमारा जो कृषि वर्ष होता है, एग्रीकल्चर ईयर होता है, प्रारंभ होता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इसका प्रारंभ होता है और समाप्ति यह कब होता है, तो 30 जून को यह समाप्त होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कृषि वर्ष की शुरुआत आपकी 1 जुलाई को होती है और कृषि वर्ष आपका समाप्त होता है 30 जून को। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में लेखपाल का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 23 में। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा आपकी जो 23 है उसमें लेखपाल का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा 23। अगला प्रश्न आपके सामने है, पड़ताल क्या कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पड़ताल क्या कहलाता है, तो लेखपाल द्वारा किया जाने वाला जो खेतों का वार्षिक निरीक्षण होता है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लेखपाल के द्वारा जो खेतों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है उसी को हम पड़ताल कहते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आपकी जो रबी की फसल होती हैं, रबी की फसल की पड़ताल कब से शुरू होती है,
तो रबी के फसल की जो पड़ताल होती है वो आपकी 1 जनवरी से शुरू होती है, 1 जनवरी से। और खरीफ की फसल की पड़ताल कब से शुरू होती है? तो खरीफ की फसल की जो पड़ताल होती है यह आपकी 10 अगस्त से शुरू होती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखपाल द्वारा किया जाने वाला खेतों का वार्षिक निरीक्षण, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऐच्छिक चकबंदी सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? आपको बताना है। तो ऐच्छिक चकबंदी भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष 1921 में इसका प्रारंभ हुआ था पंजाब में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही जगह। वर्ष 1921 में जो ऐच्छिक चकबंदी थी इसका प्रारंभ हुआ था पंजाब से। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम किस अधिनियम ने कृषि को राज्य सरकार के अधीन कर दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस अधिनियम का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी के तहत सर्वप्रथम बार जो कृषि थी उसको राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि ऑप्शन ए। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम की शुरुआत आपकी कब से मानी जाती है? तो वर्ष 1966-67 के दौरान जो है आपका अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1966-67 के दौरान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इसको आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं दी गई हैं और उनका उद्देश्य दिया गया है। तो इसको आपको सही सुमेलित करना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली परियोजना आपकी क्या दी गई है सामने? स्वजल धारा योजना। तो स्वजल धारा योजना का संबंध आपका किससे था? तो ग्रामीण जलापूर्ति से था। तो आपका ए का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ए का हो जाएगा ग्रामीण जलापूर्ति, यानी कि 2 हो जाएगा। जल जीवन हरियाली परियोजना का संबंध आपका था वाटर शेड प्रबंध से, यानी कि आपका बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संबंध था आपका किससे? तो ग्रामीण स्वरोजगार से, यानी कि आपका सी का 4 हो जाएगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध है ग्रामीण संपर्क से, यानी कि आपका डी का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें दिया गया है 3, 4, 1, 2? तो आपका जो नहीं सॉरी 2, 3, 4, 1 है ना। हाँ, तो 2, 3, 4, 1 किसमें दिया गया है? तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 आपका राइट आंसर है। इसको आप याद कर लीजिएगा। डेफिनेटली इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे है आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जो है आपका ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था 1970 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य था देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा आपकी एक श्वेत क्रांति चलाई गई थी। तो श्वेत क्रांति का संबंध भी आपका दूध उत्पादन से ही था। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपकी जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना थी इसका प्रारंभ किया गया था वर्ष 1979 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1979 में। तो ऑप्शन डी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुष्टि की गई है? आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत की मात्रा होनी चाहिए? तो 12 से कम, सॉरी 12 से कम। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही जगह। 12 से कम की जो वो है संतुष्टि है वो की गई है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 से कम आप इसे याद कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 12% आप इसे याद कर लीजिएगा। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम कहते हैं कि खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार कैसे करती है? आपसे पूछा जा रहा है।
तो एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की जो प्रतिपूर्ति है सरकार करती है खाद्य अनुदान के द्वारा। किसके द्वारा? तो खाद्य अनुदान के द्वारा जो है इस अंतर की जो प्रतिपूर्ति है वो गवर्नमेंट यानी कि सरकार करती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, खाद्य अनुदान के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत में महिलाओं के लिए स्थान कहाँ पर आरक्षित है, आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो आप याद कर लीजिएगा, भारत में महिलाओं के लिए जो स्थान है आपका पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए बताइए कि महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत जो स्थान है वह आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आशा कार्यक्रम जो है यह किसकी देन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है आशा कार्यक्रम किसकी देन है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका आशा कार्यक्रम है यह देन है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। किसकी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है आपका आशा कार्यक्रम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे और जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राम सभा का गठन और संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है, आपसे पूछा गया है। तो ग्राम सभा के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 243 ए। आप याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 243 ए जो है उसका संबंध है ग्राम सभा के गठन से। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा प्रश्न का जवाब आपको देना है कि वर्तमान में ऑफिशियल डेटा के अनुसार कितनी ग्राम सभाएं भारत में विद्यमान हैं, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में आप बताइए कि कितनी ग्राम सभाएं विद्यमान है। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वर्तमान में कितनी ग्राम सभाएं हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ग्राम समाज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सर्च करके बताइए आप कि कितनी, और वहाँ पे ग्राम सभाओं का मेंशन किया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध आपका है कौशल विकास से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कौशल विकास से। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपको सबसे पहले आप जवाब दीजिए इसका। तो किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक में दर्शाने वाला मानचित्र आपका कहलाता है खसरा। क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं खसरा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, खसरा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाबार्ड एक शीर्ष संस्थान है जो बनी है, किसके लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, नाबार्ड एक शीर्ष संस्थान है जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना वर्ष क्या था? तो 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को जो है आपकी नाबार्ड की स्थापना की गई थी कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, तथा आपको बताना है कि नाबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, आपसे पूछा गया है। तो आपके ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? मतदाता सूची में पंजीकृत सभी जो मतदाता होते हैं वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है और क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता जो आपके होते हैं ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका जो सर्व शिक्षा अभियान था इसको शुरू किया गया था वर्ष 2001 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2001 में आपका सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, रबी की फसल कब बोई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपकी रबी की फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर से नवंबर के मध्य होती है। अक्टूबर से नवंबर के मध्य इसकी बुआई होती है, और इसकी कटाई कब होती है? तो मार्च अप्रैल में जो है इसकी कटाई हो जाती थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सभी आपकी रबी की फसलें होती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इनकी बुआई कब होती है?
तो अक्टूबर से नवंबर में, और कटाई कब होती है तो मार्च अप्रैल में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। कब? तो 12 अप्रैल 2005 को आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 अप्रैल 2005 को। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, टोटल 25 इंपॉर्टेंट आज और प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। यह सेट नंबर आपका 7 था। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।